नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस पे। आज अपन अध्ययन करेंगे गुणसूत्रों के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था केंद्रक के बारे में, और केंद्रक के बारे में अपने पूरा डिटेल में अध्ययन किया था। और केंद्रक में मैंने बताया था कि केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में फंसे हुए पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम वाल्डेर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और इस वाल्डेर नाम के वैज्ञानिक ने गुणसूत्र को नाम दिया था क्रोमोसोम। ये जो शब्द क्रोमोसोम था वो वाल्डेर के द्वारा ही दिया गया था। अब जो यूकेरियोटिक जीव है, यूकेरियोटिक का मतलब वो जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक सुविकसित पाया जाता है, उनके अंदर ये गुणसूत्र केंद्रक में स्थित होते हैं। और किसके रूप में? क्रोमेटिन के धागे। क्रोमेटिन एक प्रोटीन है और उसके धागे के रूप में पाए जाते हैं। और बात करें प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव वे जीव है जिसकी कोशिका में केंद्रक क्या हो? अल्प विकसित या अनुपस्थित। कहने का मतलब मैंने बताया कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र क्या हो? एकदम तरीके से पाए जाए, या केंद्रक झिल्ली के चारों ओर क्या पाया जाए? आवरण पाया जाए, तो अपन उसे बोलेंगे यूकेरियोटिक। लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जो गुणसूत्र वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। कहने का मतलब ऐसे है, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है और ये कोशिका का कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर जो केंद्रक होता है सामान्यतः झिल्ली पाई जाती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जीव उनमें झिल्ली नहीं पाई जाती, उनके अंदर जो क्रोमेटिन धागे ऐसे बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, केंद्रकाभ किसे कहते हैं? केंद्रकाभ प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ या गुणसूत्रों का समूह है। ठीक है, तो बात करें इसकी संख्या की, तो देखो संख्या का मतलब ये है कि अलग अलग जो जीव हैं, या अपन बात करें एक जाति के जितने भी जीव हैं, जैसे अपन मानव की बात करें तो मानव जाति के सभी जो मानव है उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो एक ही जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान होगी, जबकि अलग अलग जाति के जीवों में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। और अब बात करें कि जो दैहिक मतलब अपनी काया, जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, काया वाला भाग और जर्म कोशिकाएं, ठीक है, ये दो कोशिकाएं, एक तो दैहिक व जर्म कोशिका में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। अब देखो अधिकतर बच्चों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है, द्विगुणित और अगुणित क्या है सर? तो मैं आपको बताऊं द्विगुणित और अगुणित का मतलब ये है। देखो अपन उदाहरण देते हैं मानव का। मानव के अंदर जो कुल गुणसूत्र हैं वो होते हैं 46, ठीक है। तो अब देखो कुल गुणसूत्र 46 है, अपन बोलते हैं कई जगह से लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि 23 जोड़ी पाए जाते हैं। 23 जोड़ी का मतलब कि कुल गुणसूत्र तो वही हुए ना, 46 हुए, 46 हुए। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या को तो अपन क्या कहेंगे? द्विगुणित गुणसूत्र, ठीक है। जबकि कुल गुणसूत्रों से आधी संख्या के गुणसूत्रों को क्या कहेंगे? अगुणित। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला? दैहिक और जर्म कोशिका, ठीक है। तो वहां पे गुणसूत्रों की संख्या कैसे पाई जाती है? द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब जो मानव के अंदर जितने गुणसूत्र होते हैं वो क्या आते हैं? जोड़े के रूप में अगर पाए जाते हैं तो अपन उनको क्या बोलेंगे? द्विगुणित। द्विगुणित को मतलब अपन 2n से लिखते हैं, 2n से लिखते हैं। इसके बराबर अपन 46 लिख सकते हैं, या अपन यहाँ पे 2n बराबर 23 जोड़ी भी लिख सकते हैं। तो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या, द्विगुणित मतलब कुल गुणसूत्र कितने? 46 या 23 जोड़ी लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब पूछ रहे कि अगुणित गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? मानो अगुणित की संख्या क्या होगी? 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ी में अपन बोल नहीं सकते क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? तो द्विगुणित का मतलब ये होता है किसी जीव में उपस्थित कुल गुणसूत्रों की संख्या, और वो क्या हो? एकदम मतलब गुणन वाली अवस्था में जोड़ी के रूप में पाए जाए, उसे बोलेंगे अपन द्विगुणित, ठीक है। जोड़े के रूप में पाए जाए उसे अपन द्विगुणित बोलेंगे। जो खुले पाए जाए उसे बोलेंगे अगुणित गुणसूत्र, जिनके अंदर गुणन नहीं पाया जाता, ठीक है। कुल गुणसूत्रों की आधी संख्या को अपन क्या बोलेंगे? अगुणित बोलेंगे। इसके बाद में अपन बात करें कि सर्वाधिक जो गुणसूत्र है वो कौन से जीव में पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं एंटाकेंथा रेडियोलेरियम नाम का एक जीव है, जिसके अंदर 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक है जीवों के अंदर। और बात करें सबसे कम जो गुणसूत्र है, वो सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं एस्केरिस जीव है। एस्केरिस मेगलोसिफेलिस नाम का जो जीव है उसके अंदर केवल 2 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो गुणसूत्रों की संख्या, ये कुल गुणसूत्रों की संख्या है, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन अलग अलग जीवों की बात करें, उनके अंदर गुणसूत्र कैसे हैं, तो अपन कई बार पूछ लेते हैं ऐसे। तो मैंने कुछ जो सिलेक्टेड जीव जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं जीवों का नाम लिखा है, ठीक है।
तो मानव के अंदर मैंने आपको पहले बताया था 46 या इसे अपन लिख सकते थे 23 जोड़ी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं द्विगुणित गुणसूत्र तो 23 जोड़ी आ जाएगा, या कुल गुणसूत्र की संख्या लिख सकते हैं। आपके कंपटीशन में डायरेक्ट पूछेंगे कि इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आपको 23 जोड़ी भी लिखा हुआ मिल सकता है या 46 भी मिल सकता है, ठीक है। अधिकतर आपको ऐसे ही पूछेंगे, डरने की जरूरत नहीं है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये द्विगुणित और अगुणित क्या होता है सब नहीं, दिमाग फट जाएगा। तो आप यहाँ गौर करो, घरेलू मक्खी है उसके अंदर 12 होते हैं, और फल मक्खी है उसके अंदर 8, और मधुमक्खी की अगर बात करें तो इसके नर और मादा के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं, बाकी सभी में समान है। देखो नर के अंदर क्या है, अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने 16 ही पाए जाते हैं, अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, ना कि द्विगुणित। जबकि मधुमक्खी की जो मादा मधुमक्खी है उसके अंदर 32 पाए जाते हैं द्विगुणित, यानी कुल गुणसूत्र की संख्या। आई बात समझ में। इसके बाद में कुत्ते की बात करें तो कुत्ते के अंदर 78 पाए जाते हैं, बिल्ली के अंदर 38, और चूहे की बात करें 42, और घोड़े की बात करें तो 64, इसी प्रकार बकरी के अंदर 60, और मेंढक के अंदर 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन बात करते हैं कुछ छोटी मोटी शब्दावली है और गुणसूत्र की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो आपको नाम दिखाई दे रहा होगा जीनोम, जीनोम आपने अधिकतर नाम सुना होगा, जीनोम जीनोम। तो जीनोम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगुणित जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं, कुल जो गुणसूत्र किसी जीव में पाए जाते हैं उसकी आधी संख्या को क्या बोलते हैं, अगुणित गुणसूत्र कहते हैं। और इन अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय समूह को ही अपन क्या बोलते हैं, प्यार से जीनोम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो गुणसूत्र क्या है, सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। देखो लिंग गुणसूत्र वे हैं जो क्या है, किसी जीव के अंदर लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं। बात करें मानव में तो मानव के अंदर कुल गुणसूत्र तो मैंने बोलते थे 46, या अपन बोलेंगे 23 जोड़ी। तो इस 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी है, कुल कितनी 22 जोड़ी तो क्या है, अलिंग है, और बाकी जो एक जोड़ी बची है कौन सी, 23वीं, जो 23वीं जोड़ी है ये क्या है, लिंग गुणसूत्र है। और ये जो लिंग गुणसूत्र है ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, पहले की ए लगा के लिखेंगे एक्स गुणसूत्र, ठीक है। ये जो एक्स गुणसूत्र है इसकी खोज हैकिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी और इसे एक्स का नाम दिया। एक्स गुणसूत्र आप पूरा लिख लेना, एक्स गुणसूत्र, और इसकी खोज हैकिंग ने की थी, ठीक है। ये लिंग गुणसूत्र का उदाहरण है। दूसरा दो ही है लिंग गुणसूत्र, एक्स और वाई, और ये वाई क्या है, ये इससे छोटा छोटा लिंग गुणसूत्र है, ठीक है, जो सामान्यतया केवल नर में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केवल नर में उपस्थित होता है, ठीक है। जबकि अगर बात करें एक्स गुणसूत्र की तो ये नर व मादा दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये कई का क्वेश्चन ये है कि सर ये लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, ये समझाओ। तो थोड़ा सा समझ लो, इधर देखो, देखो मान लो मैंने बताया कि कुल गुणसूत्र कितने 46, तो 22 जोड़ी, तो 22 दूनी 44 हो गए, ठीक है। ये तो अलिंग गुणसूत्र हो गए। अब जो लिंग का निर्धारण करेंगे वो कौन सा आएंगे, एक्स और वाई, तो 44 प्लस एक्स वाई लिख देंगे। ये तो हो गया एक्स वाई अगर आ जाए जिसके अंदर, अगर 23वीं जोड़ी क्या हो एक्स और वाई से मिलकर बनी हो तो वो तो होगा नर, अगर एक्स एक्स से मिलकर बनी हो तो उसे अपन बोलेंगे मादा, ठीक है। तो ये होता है नर और मादा। अगर वाई गुणसूत्र जहां जाए ना, मतलब 23वीं जोड़ी के अंदर एक्स तो होगा ही, अगर वाई साथ में जुड़ जाए तो नर, अगर एक एक्स के साथ दूसरा एक्स जुड़ जाए तो उसे मादा, ठीक है। आगे अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अलिंग गुणसूत्र क्या है, अन्य सभी जो आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करते हैं जीव की, वो क्या है, सभी अलिंग गुणसूत्र 22 जोड़ी उनके अंदर सूचनाएं निहित होती है। अब देखो ये है गुणसूत्र, सामान्य गुणसूत्र की संरचना, ठीक है। तो ये एक प्रकार का गुणसूत्र है जिस जो गुणसूत्र बिंदु द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, आपस में गुणसूत्र बिंदु द्वारा जुड़ा होता है। और इसका एक यहां से क्वेश्चन आता है, क्या आता है, काइनेटोकोर नाम की एक संरचना होती है। इस काइनेटोकोर से गुणसूत्र क्या करते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान तंतु से जुड़े हुए पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये डायग्राम देखो, ये कोई कोशिका है, इसके अंदर मैंने आपको तारकाएं पढ़ाया था, तो कोशिका विभाजन में सहायक है। ऐसे ऐसे कोशिका जब विभाजित होती है तो ये तारकाएं तंतुओं का निर्माण करते हैं और गुणसूत्र यहाँ आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इन तंतु यानी धागेनुमा संरचना से जुड़ते हैं तो काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। इसका मतलब कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र
तर्कु तंतुओं से काइनेटोकोर नामक संरचना से जुड़ते हैं। ये काइनेटोकोर कहाँ पाई जाती है? गुणसूत्र में पाई जाती है। गुणसूत्र इस संरचना के द्वारा ये किससे जुड़ते हैं? तर्कु तंतुओं से। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लाइन नहीं लिखी, आप नोट कर सकते हैं, वापस सुन लीजिए इसे बैक करके। अब देखो कुछ गुणसूत्र हैं जो सामान्य से क्या होते हैं, बड़े गुणसूत्र होते हैं, सामान्य से विशाल बड़े गुणसूत्र होते हैं। जैसे अपन बात करें सबसे पहले लैम्ब ब्रश गुणसूत्र, ठीक है। अब देखो नाम से स्पष्ट, लैम्ब यानी पहले की जो टाइम आती थी एक लैम्प आती थी, ठीक है, ये यहाँ से बत्ती सी जल रही है और काम में लिया करते थे, ठीक है। उसके ऊपर जो गोला लगा था उसे लैंप बोलते थे अपन, ठीक है। तो ये जो लैंप के ऊपर जो गोला लगा हुआ है इसको साफ करने के लिए एक ब्रश आता था ऐसा, ठीक है, और उसके तार नामक छोटे छोटे से तार जैसे छोटे छोटे रोम पाए जाते थे, और इस ब्रश को यहाँ से पकड़कर इस गोले को साफ किया जाता था ताकि रोशनी पूर्णतः जितनी जो जल रही है, ठीक है। तो इस जैसी संरचना, ऐसी संरचना वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने किसमें खोज की? शार्क के अंड कोशिका के अंदर, उस साइड शार्क की अंड कोशिका में फ्लेमिंग ने ऐसे लैंप ब्रूस यानी लैंप को साफ करने वाले ब्रूस के जैसे गुणसूत्र देखे बड़े बड़े, उसे नाम दिया लैंप ब्रूस गुणसूत्र, ठीक है। यहां तक आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा और पढ़ते रहिए। कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी कोई भी, ठीक है। थैंक यू।